खैर, इस विषय पर पहला प्रश्न। कल ही हमने एनटीएस वैज्ञानिक और तकनीकी परिषद के बारे में एक वीडियो जारी किया था, जो पिछले सप्ताह आयोजित किया गया था। सामान्य तौर पर वहाँ क्या हुआ और शायद उनके क्या परिणाम आए। एनटीएस के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि ये एक हंगामेदार बैठक थी, जिसमें कई तकनीकी मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा हुई। परिणाम स्वरूप एनटीएस ने निर्णय लिया, जिसको मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले कम वॉल्यूम वाला हवाई पोत बनाते समय प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों की एक सूची विकसित करना है। वैसे एक प्रारंभिक नाम अपनाया गया है। हवाई पोत को नोवा 2 कहा जाएगा। खैर, नोवा ये स्पष्ट है, और 2 क्योंकि इसकी मात्रा करीब 2000 क्यूबिक मीटर होगी, इसलिए नाम अपनाया गया नोवा 2। और इस तकनीकों का परीक्षण एयरशिप और मॉकअप और स्टैंड दोनों पर किया जाएगा। और दूसरी बात, इस नोवा 2 हवाई पोत के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को विकसित करना, उनके औचित्य को विकसित करना और महीने के अंत में अनुमोदन और आगे बढ़ने के लिए एनटीएस को रिपोर्ट करना आवश्यक है। अगला चरण प्रारंभिक डिजाइन का विकास है। फिर हमेशा की तरह विस्तृत डिजाइन दस्तावेजीकरण, कार्यशील डिजाइन दस्तावेजीकरण के विकास का अर्थ है संबंधित भागीदारों को कार्य जारी करना, सहयोग का विकास जो प्रारंभिक डिजाइन चरण में होगा और पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसे अंततः डिजाइन विकास चरण द्वारा गठित किया जाना चाहिए। और डिजाइन और विकास कार्य के चरण में सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि डिवाइस का निर्माण 1 वर्ष के भीतर किया जा सके, जैसा कि हमारा अनुमान है। खैर, किसी भी स्थिति में इसे कुछ जमीनी और उड़ान परीक्षणों के लिए वहां लॉन्च किया जाना चाहिए। यह एनटीएस के निर्णय से है। मुझे वैज्ञानिक और तकनीकी परिषद के बारे में और अर्थात इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। आइए एक तरह से विकास के वेक्टर को मंजूरी दें, है ना? खैर, कदम दर कदम। हाँ, खैर, अब तक हमने पिछले वाले में 2 बिंदुओं को अपनाया है, एक सूची विकसित करना और तकनीकी आवश्यकताओं को विकसित करना। अब सामान्य तौर पर हमने पहले ही एक सूची विकसित कर ली है, और मैं कह सकता हूं कि हम इस उपकरण से जो चाहते हैं वह नोवा 2 एक हवाई पोत है। खैर, सबसे पहले ये एक छोटा उपकरण है जिसकी मात्रा 2 से 2500 क्यूबिक मीटर है। इस श्रेणी में संभवतः 2 के करीब। इसका क्या कारण है? हम चाहते हैं कि उपकरण इस हवाई पोत की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक ना हो। इससे उसे फाटकों के माध्यम से काफी मानक विमान हैंगर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। यानी हम उन्हें असेंबल कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, उनमें गैस भर सकते हैं और व्यवहारिक रूप से किसी भी स्थान पर जहां हवाई अड्डा है, जहां ऐसे विमानों के लिए सेवा है, परीक्षण के लिए जा सकते हैं। उड़ानों पर जाएं और तब भी इसका उपयोग करें। यानी यह हमारी मुख्य बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है, इस स्तर पर कहीं नए हैंगर बनाने के लिए। इसके आधार पर इस उपकरण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? ये मात्रा है। हमें उम्मीद है कि इसकी भार क्षमता 500 किलोग्राम तक होगी और उड़ान रेंज कम से कम 500 किलोमीटर होगी। यानी कि ये एक ऐसी 500 से 500 की डिवाइस है। लेकिन ये वहन क्षमता, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक मानव रहित वाहन के लिए। तो हम इस डिवाइस पर क्या योजना बना रहे हैं और हम किस पर काम करना चाहते हैं? सबसे पहले संशोधन के परिणाम स्वरूप इस उपकरण में कई 3 दिशाएं होनी चाहिए। पहला, मानव चालित वाहन है जो भविष्य में 6 सीटों वाला, यानी 1 पायलट और 5 यात्रियों वाला भ्रमण एवं पर्यटक वाहन बन सकता है। हम इसी तरह योजना बनाना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि यदि हम यात्रियों के साथ उड़ान भरना चाहते हैं तो ऐसे उपकरण को प्रमाणित करने, टाइप प्रमाणित प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। हाँ, ये एक वीआईपी वर्ग भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कम से कम लोग होंगे। इसकी उड़ान अवधि कम है लेकिन काफ़ी पर्याप्त है। हम लगभग 2 घंटे की योजना बनाते हैं। यानी विकास के तहत इस उपकरण का उपयोग करने के लिए ये एक व्यावसायिक विकल्प है और हमें उम्मीद है कि जिस कीमत पर हम इसका निर्माण करते हैं उसके आधार पर यह व्यावसायिक रूप से सफल होगा।
अगली बात यह है कि आखिरकार हमारे पास एक प्रदर्शनकारी उपकरण है और हम अंततः इसे चाहते हैं इसे एक मानव युक्त संस्करण के माध्यम से मानव रहित बनाएं और एक मानव रहित हवाई पोत डिज़ाइन हवाई पोत उड़ान के लिए इस पर काम करें। यानी ये जहाज़ का टेक ऑफ, रूट फ्लाइट और लैंडिंग है। लेकिन ये पहला साल नहीं है, क्योंकि एक मानव युक्त हवाई पोत की तुलना में एक मानव रहित हवाई पोत बनाना अधिक कठिन है, क्योंकि पायलट कई कार्य कर सकता है और स्वचालित नियंत्रण प्रणाली पर काम करना होगा। हम पहले पायलट के साथ इस पर काम करेंगे, फिर हम उसके बिना इसे करेंगे। इसके अलावा हम कार्गो अनलोडिंग, मशीनीकृत लैंडिंग, शायद स्वचालित भी करने के लिए मानव रहित संस्करण में इसी डिवाइस का उपयोग करना चाहेंगे। लेकिन इतने छोटे डिवाइस पर इसकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कम से कम यह तो देखेंगे कि यह कैसे संभव है। इसके अलावा हम वास्तव में इस उपकरण का उपयोग करना चाहेंगे और ऐसा करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है न्यूनतम संख्या में ग्राउंड वर्कर्स के साथ या इस वर्करों के बिना ही। यानी इस पर मानव युक्त संस्करण और मानव रहित संस्करण दोनों में काम किया जा सकता है। यह मैं सूचीबद्ध कर रहा हूं कि हम कौन सी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं। एनटीएस को लागू करने का पहला बिंदु, हाँ, आवश्यकताएं। अगली चीज कम गति पर इसकी हैंडलिंग को देखना है, क्योंकि इसे इस तरह से कहें, हम इस डिवाइस पर एक पूंछ स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। मोटे तौर पर जेपलिन के समान एक थ्रस्टर, केवल क्षैतिज विमान में, ऊर्ध्वाधर में नहीं। और इस प्रकार, ठीक है, इस स्वायत्त मूरिंग को देखें जिसमें कम गति पर नियंत्रणीयता भी शामिल है, क्योंकि हवाई पोत में वायुगतिकीय पतवार है जो स्टेबलाइजर्स पर स्थित है। वे कम गति पर कमजोर रूप से प्रभावी हैं और यहाँ आपको सामान्य तौर पर कुछ अन्य उपकरणों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। और अगर हम एक टीम के बिना करना चाहते हैं ताकि वे उसके पीछे ना भागें, उसे ड्राइव ना करें, तब भी उसे कम गति से आना होगा। वे तेज गति से नहीं उतर सकता, अन्यथा वे सामान्य तौर पर यह कोई हवाई जहाज नहीं है, उसके सारे फायदे खत्म हो जाएंगे। यह एक गंभीर समस्या है। हम इस डिवाइस पर मानवयुक्त और मानव रहित दोनों संस्करणों में इसका समाधान निकालना चाहते हैं। यही बात साइट के चारों ओर हवाई पोत को ले जाने की तकनीक पर लागू होती है, ताकि इसे कई लोगों द्वारा संचालित ना करना पड़े। इसमें जमीन पर रखने के लिए डिंगी मुक्त तकनीक भी शामिल है। इसमें मानकों द्वारा निर्धारित शामिल है 35 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये एक तूफानी हवा है जब लोगों को दूर ले जाया जा सकता है, और डिवाइस को हैंगर के बिना जमीन पर बनाए रखना जाना चाहिए। और तीसरा, ठीक है, ये पहले से ही हमने अपने लिए एक कार्य निर्धारित किया है। ये इकाइयों का हिस्सा है, विशेष रूप से एयर गैस प्रणाली। हम एडिटिव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके 3D प्रिंटिंग पेश करेंगे। हम इसे भी पहले ही लॉन्च कर रहे हैं। ये वे टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें हम इस उपकरण पर विकसित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि समानांतर में हमने नोवा कंपनी के भीतर एक इंजीनियरिंग केंद्र बनाया है जिसे इन कार्यों को लागू करना चाहिए। खैर, फिलहाल केंद्र के प्रमुख फ्योदर हैं। उनके 2 डेप्यूटी हैं। ये मैं और जुबकेविच वादिम वसीलेविच हैं, जिन्होंने वहां प्रदर्शन किया था। मैं संगठनात्मक पक्ष पर अधिक हूँ, जुबकेविच तकनीकी पक्ष में। इस स्तर पर इसकी योजना बनाई गई है। यह एक तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्र की तरह है। यह डिज़ाइन ब्यूरो का एक अग्रदूत है जिसे सामने आना चाहिए, लेकिन हम अभी तक एक डिज़ाइन ब्यूरो तक विकसित नहीं हुए हैं। और सबसे पहले हमने एक इंजीनियरिंग केंद्र बनाने का निर्णय लिया, लेकिन फिर भी इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसमें 6 विभाग होंगे। ये केबी का एक ऐसा प्रोटोटाइप है। पहला विभाग सामान्य प्रकार और कोशों का विभाग है। यह एक डिजाइन विभाग है जिसमें विचार और सामान्य तौर पर कहें तो इस विभाग में बुनियादी प्रौद्योगिकियां, बुनियादी अवधारणाएं विकसित की जाती हैं। अगला है गणना एवं सैद्धांतिक विभाग। ये स्पष्ट है कि वायुगतिकी, गतिशीलता, शक्ति, भार और कई भी गणना एरोस्टैटिक्स है जिन्हें किया जाना चाहिए।
अगला है डिज़ाइन विभाग। विभाग वास्तव में इकाइयों का डिज़ाइन है, अर्थात यदि आवश्यकता हो तो ये सभी शेल इकाइयों, फ्रेमों, टेल सतहों, वायु गैस उपकरण, पावर प्लांट तत्वों, नौकेल तत्वों का विकास है। कुछ संबंधित कंपनियों को दिए जाएंगे, लेकिन कुछ स्वयं विकसित किए जाएंगे। अगला विभाग एवियोनिक्स है। ये उड़ान और नेविगेशन उपकरण, रेडियो संचार और सामान्य विद्युत उपकरण का विकास है। यानी ये एक ऐसा विभाग है, जमीनी उपकरण विभाग हवाई पोत का संपूर्ण जमीनी समर्थन परिसर है। और तकनीकी दस्तावेजीकरण और प्रमाणन विभाग, यानी हमें एक उड़ान मैनुअल, एक सरल ऑपरेशन मैनुअल, पासपोर्ट, फॉर्म, नियामक नियंत्रण, अभिलेखागार, प्रमाणन मुद्दे जारी करने की आवश्यकता होगी, जो इस विभाग में है। अर्थात ये वर्तमान में परिभाषित संरचना है, धीरे धीरे इसकी भरपाई की जाती है। हम लोगों को काम पर रख रहे हैं, कुछ को स्थायी काम के लिए, कुछ को अंशकालिक काम के लिए, कुछ को आउटसोर्सिंग के लिए। अर्थात उपकरण के लिए आवश्यकताओं को विकसित करने की प्रक्रिया के साथ साथ डिज़ाइन ब्यूरो के आयोजन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। खैर, हम कह सकते हैं कि हम पहले से ही कहीं ना कहीं ऑर्डर के आसपास हैं। लगभग 10 लोग पहले से ही हमारे साथ हैं, पहले से ही हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। साथ ही कार्यस्थलों को सुसज्जित करने का काम चल रहा है और जारी है। खैर, आपने नौकरियां दिखा दी, यानी यह प्रक्रिया समानांतर चल रही है।